हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एशियन गुरुकुल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे डचों का भारत आगमन। तो आइए शुरू करते हैं। डच जो है आपको पता है, हमने बताया था आपको कि भारत में सबसे पहले जो है पुर्तगालियों का आगमन होता है 1498 ईस्वी में, और उसके 98 वर्ष के बाद जो है वह डचों का आगमन भारत में होता है ना। इस प्रकार जो है 1595-96 में डचों का भारत में आगमन होता है। और भारत में डच अर्थात नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। और डच जो है भारत में 1595-96 ईस्वी में भारत आए थे। कार्नेलियस हाउटमैन का नाम आता है। कार्लिनियस, किसका? कार्लिनियस हाउटमैन। इन्हीं के नेतृत्व में जो है नीदरलैंड से, हॉलैंड से व्यापारी जो है वो भारत आए थे 1595 और 96 में। ऐसा माना जाता है कि वे जब आए थे तो सबसे पहले वे जो है इस क्षेत्र में गए थे, इंडोनेशिया के क्षेत्र में वो गए थे। कहाँ गए थे? इंडोनेशिया के क्षेत्र में गए थे। उसके बाद वहां से वे भारत आए, भारत से श्रीलंका गए, श्रीलंका से जो है वो फिर रिटर्न चले गए। वो जो जितने भी जहाज लेकर के आए थे और जहां जहां घूमे, जिन जिन चीजों को उनकी आवश्यकता थी, जो जो भी चीज उनके लिए फायदेमंद थे, उपयोगी थे, वे सारे अपने जहाजों में भर करके वे चले गए नीदरलैंड। कहाँ चले गए? नीदरलैंड। उन्हें जो है डचों को भारत से सूती वस्त्र के व्यापार के क्षेत्र में जो है वो अग्रदूत माना जाता है। जिस प्रकार पुर्तगाली जो है यूरोपीय देशों में, पश्चिम के देशों में भारत के मसालों का जो है पहचान दिलाया, उसी प्रकार जो है आपका डच जो है वो भारत के सूती वस्त्र का पहचान जो है यूरोपीय देशों में दिलाते हैं। तो आइए जानते हैं अब क्या होता है। तो इस प्रकार जो है 1595-96 में जो है कार्नेलियस हाउटमैन अपने जत्था के साथ जो है वो भारत आता है, इंडोनेशिया घूमता है, श्रीलंका घूमता है। उसके बाद जो है सामान लेकर के जहाज में भर करके वह नीदरलैंड चला जाता है। नीदरलैंड जाने के बाद वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपका 1602 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना होती है, जो पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना उसका उद्देश्य होता है। यह कंपनी जो है वह शेयर धारकों के आधार पर जो है इस कंपनी का स्थापना होता है। और इसमें जो भी शेयरधारी होते हैं उन्हें 200 वर्षों तक 18% जो है लाभ दिया जाता है, उनको प्रॉफिट दिया जाता है, चाहे कंपनी घाटा में हो या फायदा में हो। तो इस कंपनी का नाम है, क्या नाम है? इस कंपनी का नाम है आपका यूनाइटेड, क्या नाम है? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्या नाम है? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड जो है इसका नाम है। और यह कंपनी जो है अब भारत के लिए जो है 21 वर्षों का इसको जो है वहां से इसको 21 वर्षों के लिए स्वीकृति मिलती है कि आप पूर्व के देशों के साथ 21 वर्ष तक जो है अभी व्यापार करेंगे। इस प्रकार जो है आगे बढ़ते जाता है इनका, है ना। अब ये कंपनी पहुंचती है, कहां पहुंचती है? 1602 ईस्वी में एक कंपनी जो है वो आती है और सबसे पहले जो है वो इंडोनेशिया के क्षेत्र में जाकर के और यह जो है वांटम पर अधिकार कर लेती है। कहां? वांटम पर अधिकार कर लेती है। कहां कर लेती है? वांटम पर अधिकार कर लेती है। उसके बाद 1605 ईस्वी में यह जो है दो जगहों पर अपना कब्जा, अपना आधिपत्य जमाता है, अपना व्यापारिक केंद्र खुलता है। पहला जो होता है क्षेत्र वह है आपका भारत का मसूलीपट्टनम। कहां है? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम आपको आंध्र प्रदेश में है। कहां है? आंध्र प्रदेश से मसूलीपट्टनम है। वहीं दूसरी तरफ 1605 ईस्वी में ही आपका कहां? आपका इंडोनेशिया के क्षेत्र में जो है अंबायान। कहां? अंबायान पर भी अपना जो है आधिपत्य कायम कर लेता है, अपना व्यापारिक केंद्र खोल लेता है। उसके बाद जो है 1610 ईस्वी में क्या करता है? यह जो है भारत के पुलिकट में, कहां? भारत के पुलिकट जो है वह आपका जो है पुलिकट का जो क्षेत्र है वह आपका कहां है? तमिलनाडु में है। और यहाँ पे जो है अपना यह व्यापारिक केंद्र खोलता है और यहाँ पे कई अन्य कार्य भी करता है। पुलिकट में जो है वह क्या करता है? यहाँ से सूती वस्त्र का व्यापार करता है। यहाँ से जो है वह बारूद का कारखाना यहाँ पे खोलता है। साथ ही यहाँ पे गोल्ड्रिया किला का निर्माण करता है। और उस गोल्ड्रिया किला के अंदर जो है वह क्या होता है? गोल्ड्रिया किला के अंदर वह टकसाल का निर्माण करवाता है। उस टकसाल में गोल्ड क्वाइन, स्वर्ण सिक्का बनता है, जिसको जो है उन लोग पगोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पगोड़ा कहते हैं। उसके बाद आता है 1613 ईस्वी। 1613 ईस्वी में जो है यह जकार्ता पर जो है अपना आधिपत्य कायम कर लेता है। कहां? जकार्ता। जकार्ता कहां है? तो जकार्ता आपका ये जो है इंडोनेशिया का क्षेत्र है। जकार्ता पर अपना वर्चस्व कायम करता है। और इस जकार्ता को जो है एक शहर के रूप में इन लोग विकसित करते हैं। उस शहर का नाम देते हैं बिटेबिया शहर। क्या नाम देते हैं? बिटेबिया शहर। तो जकार्ता पर 1613 ईस्वी में लोग आधिपत्य कायम किए, वहां से अपना व्यापार व्यवसाय प्रारंभ किए और वहां पे बिटेबिया शहर का निर्माण इन्होंने कराया, है ना। उसके बाद जो है इन लोग भारत के अन्य
क्षेत्रों पर भी अपना आधिपत्य कायम करते हैं। जैसे सूरत, तो सूरत जो है, सूरत आपका यहाँ पे है और सूरत इनके लिए सर्वाधिक फायदा वाला क्षेत्र होता है। यहाँ से सबसे अधिक जो है सूती वस्त्र का इन लोग व्यापार व्यवसाय करते हैं। उसके बाद यहाँ जो है वो बंगाल है। क्या है? बंगाल है। बंगाल के दो क्षेत्रों पर, एक कासिम बाजार और एक पिनसूरा। कहाँ? कासिम बाजार और चिनसूरा। कासिम बाजार जो है वहां से इन लोग जो है रेशम का व्यापार करते हैं। वहां से क्या करते हैं? रेशम का व्यापार करते हैं। और जो चिनसूरा है वहां से इन लोग रेशम वस्त्र अफीम सोरा, रेशम वस्त्र अफीम सोरा जो है वो चिनसूरा से इन लोग जो है व्यापार करते हैं। उसके बाद इन लोग जो है और कहां पे? तो बिहार के आपका पटना में, बिहार के पटना में, उड़ीसा के बालासोर में। कहां? उड़ीसा के बालासोर में। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र में कहां? कराईकल है ना, महाराष्ट्र में नागपट्टनम, महाराष्ट्र में मद्रास, इन क्षेत्रों पर भी ये अपना व्यापारिक केंद्र खोलते हैं। और उसके बाद जो है आपका 1663 ईस्वी में जो है कोचीन, जहां पे पुर्तगालियों का प्रथम कोठी जहां वास्को डी गामा के द्वारा बनाया गया था, उस कोचीन पर भी अपना 1763 ईस्वी में अपना आधिपत्य कायम कर लेते हैं। इस प्रकार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है इनका व्यापारिक केंद्र जो है, कोठी जो है वह निर्मित हो जाता है। व्यापारिक केंद्र इनका जो है स्थापित हो जाता है। इनका जो है वर्चस्व कायम हो जाता है। इनका आधिपत्य जो है वहां पे कायम हो जाता है। तो आपको जो है पुर्तगालियों और डचों में एक भिन्नता आपको दिखाई दे रही होगी। जब पुर्तगालियों का भारत आगमन जब हम पढ़ा रहे थे, आप पुर्तगालियों का अधिकतम जो इनका व्यापारिक केंद्र होता था वह जो है पश्चिम भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में था। और वहीं आप देख रहे हैं कि डचों का जो व्यापारिक केंद्र है वह कहां है? तो भारत के पश्चिम तटीय क्षेत्रों पर है कि नहीं? इस प्रकार जो है इतने क्षेत्रों पर वे अपना आधिपत्य कायम कर लिए, व्यापारिक केंद्र अपना खोल लिए। साथ ही 1658 ईस्वी में जो है श्रीलंका पर भी अपना आधिपत्य कायम कर लेते हैं। कब? 1658 ईस्वी में। इस प्रकार ये धड़ाधड़ एकदम तूफान के, एकदम आंधी के रफ्तार से जो है ये जो है जब से आए हैं वो तब से जो है अपना व्यापारिक केंद्र खोलते जा रहे हैं, है ना। लेकिन एक समय आता है इनका जो है पतन की ओर जो है ये चले जाते हैं। होता क्या है कि 1759 ईस्वी में इनको अंग्रेजों के साथ बंगाल में युद्ध करना पड़ता है। कहां? बंगाल में। आपको पता है कि हमने आपको बताया था प्रथम क्लास में ही, फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि आपका 1595-96 में जो है डच आते हैं और 1600 में जो है वो अंग्रेज आ जाते हैं। लगभग दोनों 5-6 साल के गैपिंग पे आते हैं और दोनों अपना जो है व्यापारिक केंद्र जो है वो क्या करते हैं? अपना व्यापारिक केंद्र कोठियां जो है वो अपना स्थापित करने लगते हैं। उसी में जो है इन लोगों का जो है आपस में जो है यहाँ पे झगड़ा होता है बंगाल में। इस युद्ध को कहते हैं बेदरा का युद्ध। क्या कहते हैं? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध, आपको प्रश्न आएगा कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था। बेदरा का युद्ध कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। बेदरा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो डचों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बेदरा के युद्ध में कौन पराजित हुए? तो डच पराजित हुए। इस प्रकार यहाँ से जो उनका पतन आरंभ हो जाता है। और इसके बाद चूंकि जिस प्रकार यहाँ जो है झगड़ा इनका चलता है, युद्ध होता है, तो ये जो है आपका यूरोप में भी ब्रिटेन और नीदरलैंड के बीच में वहां किसी बात को लेकर के उनका वहां भी युद्ध चलते रहता है। और वहीं पे पेरिस का संधि होता है। क्या होता है? पेरिस का संधि होता है 1795 ईस्वी में। पेरिस का संधि कब होता है? 1795 ईस्वी में पेरिस की संधि हुआ, है ना। और इस संधि के द्वारा क्या किया गया? तो भारत में जितने भी आधिपत्य क्षेत्र थे, जितने भी अधिकार क्षेत्र थे, जितने भी उनका व्यापारिक केंद्र थे, जितने भी कोठियां थे, किले थे, वो सारे जो है वो अंग्रेज जो है अपने कब्जे में ले लिए। और उनके लिए सिर्फ क्या छोड़े? तो सिर्फ सूरत छोड़े। क्या छोड़े? सूरत। और सूरत भी जो है डचों के द्वारा 1824 ईस्वी में जो है वे क्या करते हैं? अंग्रेजों का हाथों बेच करके और वे अंततः जो है नीदरलैंड वापस चले जाते हैं। नीदरलैंड हमने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है? नीदरलैंड है। और यहीं से जो है ऐसे इंग्लिश चैनल होते हुए और ये यहाँ से व्यापार करते थे। पहले जो है ये नीदरलैंड जो था वो स्पेन का गुलाम था, जो 1581 ईस्वी में जो है वहां से आजाद हो जाता है। जब वो गुलाम था उस समय तक जो है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से है उसका जो है व्यापार व्यवसाय चलता था। वहीं से अपना आवश्यकता की चीजें ले जाती थी और उसके बाद इधर जो है वो बेचता था आपका जर्मनी, इटली वगैरह को जो है वो सामान वो अपना जो भी यहाँ से ले जाता था वो आपका बेच देता था। वहां से एक नदी था, नदी के सहारे जो है वो नाव के सहारे जो है वो बेचता था, जिससे वो फायदा कमाता था। उसके बाद उसको रूट जो है पता चला, है ना, और वह जो है भारत अंततः पहुंचता है
1595-96 में, और इस प्रकार जो है अपना भारत में आधिपत्य कायम कर लेता है। और लगभग 200 वर्षों तक आपने देखा कि 1595-96 में डच भारत आते हैं और 1795 की पेरिस संधि के द्वारा उनका सारे अधिकार क्षेत्र जो है, सारे व्यापारी केंद्र जो है, सारी कोठियां जो है वो अंग्रेजों के द्वारा छीन लिए जाते हैं। अंततः वे सूरत उनके पास सिर्फ अकेला बचता है, जिसे 1824 में वे अंग्रेजों के हाथों बेच करके और अंततः वे भारत चले जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि डच जो है 1595-96 में डच का जो है अर्थात नीदरलैंड का कार्लिनियस हाउटमैन जो है उसके साथ लोग व्यापारी जो है भारत आते हैं। पहले इंडोनेशिया घूमते हैं, भारत घूमते हैं, श्रीलंका घूमते हैं। वे जितने जहाज लाते हैं उसके साथ सारे सामान जो है भर भर करके वे ले जाते हैं नीदरलैंड। वहां फिर 1602 में एक कंपनी की स्थापना होता है। उस कंपनी का नाम है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। उस कंपनी के द्वारा 1602 ईस्वी में जो है नीदरलैंड से व्यापारी आते हैं भारत। सबसे पहले जो है मलेशिया टच करते हैं और 1602 में ही मलेशिया का एक क्षेत्र जो है वे जीत लेते हैं। 1502 ईस्वी में ही मलेशिया का क्षेत्र एक जीत लेते हैं, वांटम, है ना। उसके बाद आपका 1605 ईस्वी में जो है वे दो क्षेत्र पर अपना व्यापारी केंद्र खोलते हैं, भारत के मसूलीपट्टनम में, और दूसरा जो है 1605 में ही इंडोनेशिया के आपका अम्बायान क्षेत्र में वो अपना व्यापारी केंद्र खोलते हैं। उसके बाद 1610 ईस्वी में पुलिकट में अपना जो है व्यापारी केंद्र खोलते हैं, पुलिकट को अपना जो है मुख्यालय बनाते हैं। पुलिकट में गोल्डरिया किला का निर्माण करते हैं, पुलिकट में स्वर्ण मुद्रा बनाते हैं, टकसाल जिसको जो है स्वर्ण मुद्रा को पगोड़ा कहा जाता है, बारूद का कारखाना खोलते हैं, वस्त्रों का जो है व्यापार करते हैं, और मसूलीपट्टनम से वे नील का व्यापार करते हैं। उसके बाद जो है वे सूरत पर अपना आधिपत्य कायम करते हैं, जो काफी फायदेमंद साबित होता है। यहाँ से सूती वस्त्र का वे व्यापार करते हैं। बंगाल के कासिम बाजार और चिंसुरा क्षेत्र से वे क्या करते हैं, तो रेशम का व्यापार करते हैं, अफीम का व्यापार करते हैं, सोरा वो खरीद करके ले जाते हैं। और भी भारत के जो है आपका बिहार के पटना, उड़ीसा के बालासोर, है ना, उसके बाद आपका तमिलनाडु के कराईकल, है ना, नागपट्टनम, मद्रास, और आपका केरल के कोचीन क्षेत्र में भी वे अपना व्यापारी केंद्र खोल लेते हैं। उसके बाद 1658 में सिलोन श्रीलंका पर भी अपना आधिपत्य कायम करते हैं। 1759 में बंगाल में बेदरा का युद्ध होता है, अंग्रेजों के हाथों ये पराजित होते हैं। उसके बाद जो है पेरिस का संधि होता है 1795 में, और उस संधि के द्वारा जो है भारत में जितने भी उनका आधिकारिक क्षेत्र है, जितने भी व्यापारी केंद्र है, वो सारे जो है अंग्रेजों के द्वारा छीन लिए जाते हैं और सूरत से छोड़ दिया जाता है। बाद में सूरत भी जो है 1824 ईस्वी में डच बेच करके अंग्रेजों के हाथे वे अंततः वे चले जाते हैं। इस प्रकार जो है हमने पढ़ा कि भारत में डचों का आगमन कैसे हुआ था, किस प्रकार वे जो है भारत में अपना आधिपत्य कायम किए, और फिर किस प्रकार जो है वे भारत से चले गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अध्याय के साथ। हम लोग अगला अध्याय जो है पढ़ेंगे अंग्रेजों का भारत आगमन।